और आइए अब चर्चा की शुरुआत करते हैं। कई खास मेहमान हमारे साथ इस पूरी चर्चा में शामिल रहेंगे। राजीव रंजन जेडीयू के नेता प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। अन्य मेहमान जो हमारे साथ हैं उसमें कई वरिष्ठ पत्रकार, वरिष्ठ विश्लेषक, साथ ही सेफोलॉजिस्ट हमारे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं, जिसमें प्रदीप गुप्ता हमारे साथ एक्सेस माई इंडिया के मैनेजिंग डायरेक्टर जो कि हैं वो जुड़ गए हैं। हमारे साथ प्रदीप गुप्ता जी जुड़ रहे हैं, एक्सेस माई इंडिया के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर। संजय कुमार जी हमारे साथ CSDS के डायरेक्टर जुड़ रहे हैं। मनीषा प्रियम जी हमारे साथ एकेडमिशियन, रिसर्चर, वरिष्ठ पत्रकार कह लीजिए, हमारे साथ जुड़ रही हैं। आशुतोष जी पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। इससे पहले की चर्चा को आगे ले जाए, इस मनस्थिति को समझने में ये जो गैलप इंटरनेशनल का सर्वे है, और उससे पहले भी प्रदीप गुप्ता जी कई सर्वेज आए हैं, आपने भी चुनाव से जुड़े जितने भी विश्लेषण पिछले दिनों में किए हैं या फिर सीट प्रेडिक्शंस है वो सब सही ठहरे हैं। वो भी 3 से 5% का एरर छोड़कर 95% कॉन्फिडेंस के साथ इस आंकड़े को आगे रख रहे हैं। और उनका यह मानना है कि विश्व में जिन सरकारों पर देशों की जनता का सबसे ज्यादा विश्वास है उसमें नंबर 1 की पोजीशन पर भारत है। क्या कहेंगे आप इस पर? देखिए अंजना जी, जो राष्ट्र अध्यक्षों का और सरकारों का जो सर्वे हुआ उसमें मैं ऐसा मानता हूं, जहां तक राष्ट्र अध्यक्ष मोदी जी की बात है तो उसकी जो सबसे 2 बड़ी वजह मुझे लगती है वो ये है कि उनका जीवन अनुभव, जिस सामाजिक पृष्ठभूमि से वो आते हैं उसमें कई कठिनाइयों का सामना करते हुए भारत की जनसांख्यिकी और भौगोलिक जरूरतों को समझते हुए वो बहुत अच्छी तरह से जानते हैं एक भारतीय परिवार की आवश्यकताएं क्या हैं, उनको किन किन चीज़ों की ज़रूरतें हैं, और जो दूरदृष्टि आप उससे अंदाज लगा सकते हैं कि 20 मार्च के दिन जब उन्होंने एक दिन का 22 मार्च का लॉकडाउन किया तो उसमें जो सबसे बड़ी बात थी जो थाली और ताली, इसका मतलब था स्वास्थ्य और आपके स्वास्थ्य कर्मी और सफाई कर्मियों के लिए सम्मान में वो कितना बड़ा अनुभव था। आप इस बात से अंदाज लगा लीजिए कि आज पाकिस्तान के अंदर सब डॉक्टरों की हड़ताल है। आप समझ सकते हैं उन्होंने वो तभी सोच लिया था कि ये जो स्वास्थ्य कर्मी हैं, ये सफाई कर्मी हैं, पुलिस कर्मी हैं, यही कोरोना वॉरियर के तौर पर सामने आने वाले हैं, और जो मुसीबत सामने आने वाली है उसकी तैयारी उन्होंने बहुत सख्ती से लॉकडाउन का अनाउंसमेंट करके और ये सुनिश्चित किया कि इसका पालन किया जाए, जिसके चलते हम ये देख पा रहे हैं कि हमारे भारत की स्थिति बहुत अच्छी है और इसको सर्वे में और वैश्विक सर्वे में ये सामने नजर आया। ठीक है, तो इसमें जो सबसे बड़ी बात यह है कि मोदी जी अच्छे से जानते हैं कि किस तरह से लोगों से कनेक्ट किया जाए। हाँ, ये शायद सबसे बड़ी चीज रही। और मनीषा प्रियम जी, मैं जरा सवाल को बदल के आपसे पूछना चाहती हूं, क्या आपको लगता है कि कोई और ऐसा व्यक्तित्व है मौजूदा हिंदुस्तान में, चाहे आप किसी भी राजनीतिक पार्टी को ले लीजिए, जो इस तरह से एक लॉकडाउन का संदेश दे सकता था, जिसको देश में हर नागरिक, कम से कम बाय एंड लार्ज अभी तक की जो तस्वीर है लोग मान रहे हैं, लोगों की भावनाएं इससे जुड़ी हुई हैं, उनको लग रहा है कि इसी के जरिए हम जंग लड़ेंगे। वो अमेरिका के आंकड़े देखते हैं, भारत के देखते हैं और फिर कहते हैं कि नहीं, अभी तो लॉकडाउन मानने में ही देश की भलाई है। मतलब जो उबना या फिर गुस्सा होना चाहिए था, चाहे वो मजदूरों का हो, चाहे वो ऐसे लोगों का हो जिनके रोजगार को, जो दिहाड़ी मजदूर है, जिनके रोजगार को लेकर जबरदस्त झटका उनके जीवन में लगा है, वो भी काफी हद तक, ह्यूमन राइट्स भी एक हिस्सा इस सर्वे का है कि वो अपने मानवाधिकार तक छोड़ने को तैयार है देश की सरकार की बात को मानते हुए। देखिए, लॉकडाउन के पहले भी कोरोना की चर्चा विश्व स्तर पर हो रही थी, और लॉकडाउन के पहले भी भारत सरकार विशेष इंतजाम करके और भारतीय जो विदेशी राज्यों में थे उनके लिए विशेष विमान, वुहान तक से विशेष विमान गए और भारतीयों को वहां से निकाला गया। तो एक तरह से सरकार पर जो कॉन्फिडेंस था, विशेष रूप से वुहान से जो जहाज लाया गया, तो ये लोगों को दिखा कि जो एक सेंटर था, एपी सेंटर था उस वक्त डिजीज का, वहां भी हमारी सरकार कतराई नहीं और जाके जो भारतीयों को ले आने का काम था वो किया गया। तो एक धीरे धीरे हमारा देश भी जो था
वो इस बात को अब मान रहा था कि एक महामारी है। इसमें कई चर्चाएं जो हैं हमारे पॉलिसी मेकर्स के स्तर पर, सेक्रेटरीज की मीटिंग्स, ये सब कुछ हुई। भारत में अच्छी बात ये थी कि जो टेक्निकल एक्सपर्ट्स की बात थी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कभी भी टेक्निकल एक्सपर्ट्स के रोल को धारण नहीं किया। जैसे ट्रंप को आप देखते, कभी हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन खाने को कहते हैं, कभी कहते हैं डिसइंफेक्टेंट ही घोंप दो शरीर के अंदर। तो इस तरह की अलूल जलूल बातें जो है वो नहीं की गई। और प्रधानमंत्री की जो बातें हुई वो देश से सीधा संवाद था, उसमें सीधे मैसेजिंग थी। और पहला जो मैसेज था उससे कहीं ज्यादा जो दूसरा मैसेज था, जब उन्होंने हाथ जोड़कर क्षमा मांगने का काम किया, तो उससे ये लोगों को दिख रहा था कि एक नीतिगत रूप से लिया गया निर्णय है और इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं था। तो एक तरह से जो कम्युनिकेशन था वो बड़ा स्ट्रांग था, लोगों के साथ सीधा था। और पॉलिसी मेकर और टेक्निकल एक्सपर्ट्स की जो बात का जो दायरा था, उसमें कहीं भी प्रधानमंत्री ने अपने आप को उसमें डालने की बात नहीं की। कभी भी आप नहीं सुनते होंगे कि वो बात करते रहेंगे कि अच्छा इसका प्लाज्मा एक्सचेंज कर देते हैं, कि उसका क्या करेंगे, या ये चीनी वायरस है। WHO पे हमारे भी टिप्पणियां हो सकती हैं, लेकिन उस तरह की अलूल जलूल बातों से जो है वो अपने आप को बचा करके, और लोगों से जो सीधा संवाद होना चाहिए, कहीं ना कहीं चिंतन का, मनन का उसमें एक अंग है। और लोगों को भी ये दिख चुका था कि दिक्कत जरूर है। गांव में मैंने कई, हिंदुस्तान में मेरा लेख भी छपा, मैंने लेबर के साथ बहुत इंटरव्यूज किए। उन्होंने कहा कि देखिए शहर में इसकी दवा तो नहीं है। तो इस बात का कम्युनिकेशन लोगों के साथ भी था कि हमारी ये मजबूरी थी, और उस मजबूरी में मैं ये मानती हूं कि भारत के गरीबों ने आज सबसे बड़ा योगदान दिया है इस महामारी को थामने के लिए। और आज हम उनके कृतज्ञ हैं, उनके आभारी हैं कि उन्होंने अपना जीवन यापन 2 वक्त का रोटी खाना भी छोड़ करके और इस बात को माना है कि नीतिगत हमारे पास और कोई रास्ता नहीं था, इसलिए ये रास्ता अपनाना पड़ा है। तो एक कॉन्फिडेंस की बात है, लोकतंत्र को चलाने की बात है, सीधे संवाद की बात है। यहां मैं मानती हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संवाद की शैली जो है वो उत्कृष्ट रही है। संवाद की शैली और इसी के साथ रोल को समझना, और ये संजय जी बहुत महत्वपूर्ण रहा, क्योंकि जो भी स्वास्थ्य विभाग की तरफ से कदम उठाए जा रहे हैं, कितने मरीज हैं, किस स्टेट में क्या हो रहा है, प्लाज्मा थेरेपी करना है नहीं करना है, किस स्टेट में कैसे एनफोर्स करना है, इन सब के लिए रोजाना एक प्रेस ब्रीफिंग रखी, जिसमें कोई पॉलिटिकल राजनीतिक चेहरा नहीं, जिसमें स्वास्थ्य विभाग के ब्यूरोक्रेट्स बैठकर फैक्चुअल, वो ब्यूरोक्रेट्स का चेहरा एक ऐसा चेहरा होता है जो कम से कम राजनीतिक पहचान उसकी नहीं होती है, राजनीतिक शैली नहीं होती है। इसीलिए अगर आपको जानकारी लेनी है कि क्या कदम उठाए जा रहे हैं, तो 4 बजे हेल्थ मिनिस्ट्री की तरफ से जो ब्यूरोक्रेट्स की मीटिंग है उसको सुनिए। और जब आपको फैसला सुनना है, या फिर आप कह सकते हैं जो उनकी अलग शैली है पीएम की, देश को कैसे संबोधित करना है, वो अपने तरीके, अपने अंदाज से करते रहे। ये डिवीजन करना क्या बहुत महत्वपूर्ण रहा, जो गैलप इंटरनेशनल केस सर्वे में दिखाता है। आप इसको कैसे देखेंगे संजय जी? देखिए, अगर सर्वे नहीं भी होता तो हम इस बात को इनकार करने का कोई मतलब ही नहीं है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पॉपुलर नहीं है। इस वक्त बिल्कुल पॉपुलर है, और पिछले 5-7 सालों से हम देख रहे हैं वो काफी पॉपुलर रहे हैं। कई चीजें इसमें इसके कई कारण हैं। पॉलिसीज, प्रोग्राम्स तो है ये, लेकिन जिस बात का भी जिक्र हो रहा था, उनकी शैली बोलने की और जनता से संवाद बनाने की, जिस तरह से पिछले 1.5 महीने में जनता के साथ संवाद बनाया गया, और जिसका आपने जिक्र किया अंजना जी, जब एक मेडिकल संवाद की जरूरत हुई तो एक मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के प्रवक्ता ने आकर के इन सब चीजों की जानकारी दी। लेकिन जब भी एक मास अपील करने की जरूरत हुई तो प्रधानमंत्री स्वयं आए, टीवी पर, रेडियो पर आकर के उन्होंने एक तरह से जनता से अपील की। और आप देखिए, 24 तारीख के लॉकडाउन के पहले एक रिहर्सल किया उन्होंने 22 तारीख को, और 22 तारीख से यह एहसास होने लगा था कि एक लंबा लॉकडाउन होने की गुंजाइश है। 24 को जब लॉकडाउन अनाउंस हुआ, और ये सब हम सबको पता था कि 14 तक लॉकडाउन है, लेकिन संवाद की शैली क्या थी? संवाद की शैली ये थी, 14 अप्रैल के कुछ दिन पहले से ही लोगों के बीच में ये बात फैलने लगी कि लॉकडाउन तो बढ़ेगा, और इसी के लिए जब लॉकडाउन बढ़ाया गया तो उसकी भी एक्सेप्टेबिलिटी हुई। और अब देखिए, 3 मई का समय आने वाला है, कल प्रधानमंत्री फिर चीफ मिनिस्टर से बात कर रहे हैं, ये भी एक संवाद की शैली है। और अभी से लोगों के बीच में ये एक धारणा बन गई है कि लॉकडाउन तो फिर और बढ़ेगा, तो एक संवाद की शैली है। जब तक इससे पहले कि आप एक अपना एक तरह से आप डिसीजन देते हैं, उसके पहले ही ये बात जनता के बीच में
किसी माध्यम से आप पहुंचा दे। तो एक संवाद की शैली रही है जिसके कारण लॉकडाउन की अपील को जनता ने कुल मिलाकर के बहुत अच्छे ढंग से माना है। कुछ इफ्स एंड बट्स हैं, मजदूरों के बीच में की जो स्थिति रही उसकी चर्चाएं होती रही, लेकिन कुल मिलाकर के लॉकडाउन काफी सक्सेसफुल रहा है हिंदुस्तान में अब तक। और मुझे लगता है जैसा मनीषा जी कह रही हैं, शायद सबसे बड़ा योगदान उन्हीं लोगों का रहा जो दिहाड़ी मजदूर थे, जो तमाम परेशानियों को भी झेलकर समझ रहे हैं कि किस तरह से इस परिस्थिति को आगे ले जाना सबसे बड़ी मजबूरी इस वक्त देश की है। हाँ, आशुतोष जी, आपको क्या लगता है, क्यों 83% लोगों ने जी जी हाँ संजय जी पूरी करें। हाँ, मैं कह रहा था मनीषा की बात को मैं सुन नहीं पा रहा था, लेकिन अब मुझे लगता है ये समय आ गया है कि जब ये जो एंग्जाइटी जो है लॉकडाउन से वो धीरे धीरे क्रीप इन करने लगी है, मुझे ऐसा एहसास होने लगा है, चाहे वो मजदूरों की बात कर लें, चाहे मिडिल क्लास सोसाइटी की बात कर लें, अब लोगों के मन में ये होने लगा है कि अब लॉकडाउन के खोलने का समय आ गया है। एक मुश्त तो आप एक बार तो आप लॉकडाउन लिफ्ट नहीं कर सकते, लेकिन सेक्टर बाय सेक्टर थोड़े उसके खोलने की जरूरत है। तो ये अब धीरे धीरे लोगों के बीच में भावधारणा बनने लगी। जी ठीक है। आशुतोष जी, आपको क्या लगता है, क्यों इस सर्वे में जो हम गैलप इंटरनेशनल का दिखा रहे हैं 83% लोगों ने कहा है नंबर 1 स्थान पर है भरोसे के मामले में अपनी सरकार पर भारत की जनता में। जो भी उन्होंने ये सर्वे, स्नैप पोल है, ये 28 मुल्कों में हुआ है, जहां पर पुरुष महिला सबको, चाहे वो फोन लाइन के जरिए हो, ऑनलाइन हो या फिर आमने सामने बात करके लोगों से जानकारी हासिल की गई है। उनका ये मानना है कि भारत सरकार की रणनीति पर उनको भरोसा है। आपको क्या लगता है, वजह क्या रही इसकी? देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि जिस तरीके से अभी भी हमारे यहाँ सिर्फ 28,000 के आसपास लोग हैं वो संक्रमित हैं, और ये संख्या अपने आप में भारत की आबादी की तुलना में बहुत कम है, और जो डेथ फिगर है वो भी करीब 800 के आसपास है। तो सबसे पहली बात ये कि लोगों के दिमाग में लगता है, जहां अमेरिका के अंदर 50,000 से ज्यादा लोग मर चुके हैं, 10 लाख से ज्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं, दुनिया के दूसरे देशों में आज ही मैं आंकड़ा देख रहा था कि आबादी में अमेरिका पूरी दुनिया का 4% है, लेकिन जो संक्रमण का जो परसेंटेज है वो 32% है। तो लोगों के दिमाग में एक परसेप्शन जरूर जाता है कि इतनी बड़ी आबादी के बावजूद अगर यहाँ संक्रमण की संख्या इतनी कम है तो जरूर हिंदुस्तान ने अच्छा काम किया होगा। मैंने पहले भी कहा है कि जिस तरीके से बोल्डली उन्होंने डिसाइसिवली सामने आए और उन्होंने कहा पूरे देश के अंदर एक दिन में लॉकडाउन लागू करना था, वो अपने आप में बड़ा फैसला था, कड़ा फैसला था, उन्होंने किया। लेकिन मैं 2 बातें कहना चाहूंगा। पहली बात यह कहना चाहूंगा, कोरोना का मामला है, अभी बहुत जल्दी हमें किसी नतीजे पर नहीं पहुंचना चाहिए। अगर आप पिछले हफ्ते से इस हफ्ते के फिगर को अगर आप तुलना करें तो पिछले 1 हफ्ते के अंदर हमारी फिगर जो है अचानक बहुत तेजी के साथ बढ़ी है। आज का भी जो फिगर है आपके सामने, करीब 2000 लोगों के संक्रमण की संख्या है। तो अगर ज्योमेट्रिकल फॉर्म में अगर ये आगे आता है तो भारत के लिए आने वाले दिनों में मुश्किल हो सकती है। तमाम एक्सपर्ट भी इस बात को कह रहे हैं कि मिड मई के दौरान जो है वो संक्रमण हमारे लिए पीक कर सकता है, और उसके बाद अगर हमारा कर्व फ्लैट करता है तब हमें थोड़ा खुशफहमी होनी चाहिए। मैं संजय जी की इस राय से बिल्कुल सहमत नहीं हूं, और मैं इस मामले में फैनेटिकली जो है मेरा मानना यह कि जो लॉकडाउन उठाने की जो प्रक्रिया इस देश के अंदर शुरू की जा रही है ये फंडामेंटली गलत है, और इससे कोई अच्छा फायदा होने वाला नहीं है। हमने ये देखा है कि कोरोना में जब हमारा कर्व ऊपर की तरफ जा रहा है तब अगर हम लॉकडाउन ईज आउट करते हैं, अगर कहीं इसके कुछ गलत नतीजे निकल आए तो पूरे देश को इसके लेने के देने पड़ सकते हैं। तीसरी बात जो मैं कहना चाहूंगा वो ये है कि हमने क्या इस बात को ऑब्जर्व किया है कि गरीब जो हमारी हिंदुस्तान की 40-50 करोड़ जनता है, क्या उसको हमने खाना ठीक से दिया है क्या? अभी जो आंकड़े आए उसके हिसाब से सिर्फ 10% जो दालें हैं वो लोगों तक पहुंच पाई, यानी 90% लोगों को प्रधानमंत्री के प्रॉमिस करने के बाद भी हम दाल नहीं पहुंचा पाए हैं। तो ये केंद्र सरकार की भी असफलता है और राज्य सरकारों की भी असफलता है। तो ऐसे में बहुत जल्दी किसी निष्कर्ष पर पहुंचना हमारे ख्याल से भी ठीक नहीं होगा। निश्चित तौर पर अगर प्रधानमंत्री का मान ऊपर होता है तो देश का भी मान ऊपर होता है और हम सबको अच्छा लगता है। ठीक है, राजीव रंजन जी, आपने चारों की बात सुन ली है। हम गैलप इंटरनेशनल के इस सर्वे को भी सामने रख रहे हैं जिसमें भारत सरकार में ज्यादा से ज्यादा लोगों का भरोसा है, लेकिन जिन सवालों को आशुतोष जी उठा रहे हैं उस पर क्या जवाब होगा आपका? देखिए, सबसे पहले गैलप के सर्वे को बहुत आसानी से खारिज करना मुनासिब नहीं होगा। इस तरह के सर्वेज में जो उन्हें महारत हासिल है तो उसकी प्रामाणिकता को जरूर ध्यान में रखते हुए उसका सम्मान किया जाना चाहिए। एक बात बिल्कुल साफ है कि लॉकडाउन जैसा फैसला असामान्य परिस्थितियों में असाधारण निर्णय लिए जाते हैं,
और प्रधानमंत्री जी के उन निर्णयों को दुस्साहस आप कह सकते हैं। लेकिन अंजना जी, इस फैसले ने कहीं ना कहीं अमेरिका और जापान जैसे देशों में लॉकडाउन को लेकर के जो गंभीरता नहीं दिखी और इस फैसले को वो लेने के लिए तैयार नहीं हुए, उसका फर्क दिखता है वहां की जनता के जो अपने अपने देश में शासन के प्रति जो उनका दृष्टिकोण है, जो नजरिया है, उसके प्रतिशत को आप देख लीजिए और हिंदुस्तान को देख लीजिए। सबसे महत्वपूर्ण है जनता, और जनता सर्वोपरि है लोकतंत्र में। अगर वो मानती है कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो प्रबंधन है वो बेहतर है, तो मैं समझता हूं ये एक बड़ा सर्टिफिकेट नरेंद्र मोदी जी के अब तक के फैसलों के लिए है। और कहीं ना कहीं विश्व गुरु के तरह भारत ने कोरोना की दस्तक के साथ साथ शुरू कर दिया प्रयास, और वहां से केवल भारत के छात्रों और शोधार्थियों को लाने का काम नहीं किया, दुनिया के कई देशों को सेवाएं देने की बात भी कही। हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन जैसे जो फैसले हैं, इन फैसलों में भारत की सदाशयता कहीं ना कहीं ये जरूर बताती है कि जिस समय दुनिया के ज्यादातर मुल्क अपनी मुश्किलों का सामना कर पाने में असमर्थ हो रहे थे, भारत ने एक कदम आगे बढ़कर के उनकी मदद के लिए भी फैसला लिया। और देश के अंदर कई ऐसे सवाल हैं, लेकिन 130 करोड़ लोगों का ये देश है, दुनिया की दूसरी बड़ी आबादी का देश है, और आबादी का घनत्व तो आप ये कह सकते हैं कि पहली आबादी का जो देश है वो चीन तीसरे नंबर का देश है और आप 7वें नंबर के देश हैं। तो आप समझ सकते हैं कि आबादी का घनत्व, और कहीं ना कहीं विज्ञान और प्रौद्योगिकी में जो हमारे विकास का जो रफ्तार है उन मुल्कों के मुकाबले काफी कम रहा है। लेकिन एक ऐसे नेता के तौर पर नरेंद्र मोदी जी संकट की इस घड़ी में उभर करके आए कि कहीं ना कहीं 1965 में पाकिस्तान के खिलाफ जब भारत लड़ाई लड़ रहा था और लाल बहादुर शास्त्री जी का जो आह्वान था, जिस तरह से पूरा देश दिख रहा था, लगभग हम कह सकते हैं कि एक बार इतिहास ने फिर से खुद को दोहराया है। और कई कठिनाइयां हैं, मैं मानता हूं आने वाले समय में इमिग्रेंट्स के लिए एक राष्ट्रीय नीति की जरूरत होगी। आशुतोष जी, आप सहमत हैं? को लेकर के कई सवाल होंगे। आशुतोष जी, राजीव जी जो तुलना कर रहे हैं उससे आप सहमत हैं? अंजना जी, दो तीन चीजें। पहली बात यह है कि जी मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि भारत इस मामले में बहुत ही ब्लेस्ड रहा है कि जब जब भारत के ऊपर असाधारण संकट हुआ है तो यहाँ के नेताओं ने असाधारण फैसले किए हैं। मैं आपको अभी लाल बहादुर शास्त्री का मैं जिक्र करूंगा। 1965 में जब जनरल चौधरी रात को उनके घर पहुंचे और कहा कि छम्मे के अंदर पाकिस्तान की सेना घुस गई, हमें क्या करना, हमें तो बॉर्डर क्रॉस करने बिना हमसे काउंटर नहीं कर सकते, तो लाल बहादुर शास्त्री ने उनको बोला कि आपको रोका किसने, आप घुस जाइए अंदर तक। और वो जो फैसला था, वो फैसला उस वक्त के, अगर शीत युद्ध के युद्ध की बात अगर आप सोचें तो बहुत बड़ा फैसला आपने में था, क्योंकि हम और उसी के तरह 1971 के अंदर जब अमेरिका ने अपना 7वां बेड़ा छोड़ दिया और उसके बावजूद मिसेस गांधी डरी नहीं, उन्होंने जो फैसला किया कि हमको बांग्लादेश के अंदर घुसना और पाकिस्तान को सबक सिखाना, वो फैसला हमने किया। 1991 के अंदर जब हिंदुस्तान सोना बेचने की स्थिति में पहुंच गया था, तब नरसिम्हा राव ने देश की अर्थव्यवस्था में बुनियादी बदलाव करने का फैसला किया। और 2008 में यही फैसला मनमोहन सिंह ने किया जब न्यूक्लियर डील की बात है। उन्होंने कहा कि हम अपनी सरकार गंवा देंगे लेकिन हमको न्यूक्लियर डील करना है क्योंकि देश के हित में है। तो ये हिंदुस्तान इज ब्लेस्ड इस सेंस में कि जब जब हिंदुस्तान के ऊपर संकट आया है, हिंदुस्तान के वो नेता, लाल बहादुर शास्त्री को बहुत कमजोर नेता माना जाता था और मिसेस गांधी को गूंगी गुड़िया कहा जाता था, और मनमोहन सिंह के बारे में कहा जाता था ये तो नॉमिनेटेड प्राइम मिनिस्टर है, और नरसिम्हा राव के पास कोई पॉलिटिकल कैपिटल नहीं थी। तो उनकी तुलना में नरेंद्र मोदी जी के पास तो आज 300 से ज्यादा सांसद हो और एक छत्र राज है उनका पार्टी के अंदर और पार्टी के बाहर भी। तो उन्होंने फैसला किया, तो मुझे हैरानी नहीं है। लेकिन यह कहना कि नरेंद्र मोदी ने अकेले ही इतना बड़ा फैसला कर सकते, मैं इस राय से सहमत नहीं हूं। मेरे सामने लाल बहादुर शास्त्री का उदाहरण, इंदिरा गांधी का उदाहरण है, मनमोहन सिंह का उदाहरण है और हमारे सामने नरसिम्हा राव का उदाहरण है। निश्चित तौर पर अगर देश के प्रधानमंत्री का सम्मान बढ़ता है तो हम सब लोगों का सीना जो है वो गर्व से चौड़ा होता है। मैं केवल 30 सेकंड का समय लेना चाहूंगा। प्रशंसा कर रहे हैं या प्रशंसा कर रहे हैं? चलिए ठीक है, आप जवाब दीजिएगा, उससे पहले एक बार राजीव रंजन जी अपनी बात पूरी करने। ठीक है, मैं बस केवल इतना कहना चाहूंगा, जो हिंदुस्तान की जो राजनीतिक व्यवस्था है, इस संघीय ढांचे में अलग अलग राज्यों में कहीं एनडीए की सरकारें हैं, कहीं कांग्रेस समर्थित सरकारें, कहीं कांग्रेस की सरकारें हैं, कहीं इन दोनों की सरकारें नहीं है। लेकिन इन सबों के बीच तालमेल बना करके सारे फैसलों पर मुहर लगवाना और देशव्यापी इन फैसलों का क्रियान्वयन सुनिश्चित करना भी आसान काम नहीं था।
राजनीतिक नेतृत्व पॉलिटिकल पार्टीज का जो भी कहे, लेकिन जो इलेक्टेड लीडरशिप है, जो राज्यों के मुख्यमंत्री हैं, इस संकट की घड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ एक साथ कंधे से कंधे मिला करके एक दो अपवाद को अगर छोड़ दें तो वो दिखे हैं। और मैं समझता हूं नेतृत्व के लिए ये भी एक असाधारण ये गुण है, और इस गुण को भी कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी जी के अंदर अगर है तो इसकी सराहना की जानी चाहिए। आशुतोष जी प्रशंसा कर रहे थे या कमतर बता रहे थे, मैं समझ नहीं पाई, लेकिन मनीषा जी मेरा सवाल आपसे वही है, जो जिस तरह की परिस्थितियों में नैया को पार लगाना है भारत को अगर हम देखें तो कुछ आंकड़े ऐसे हैं जिसकी वजह से सबकी आंखें खुल जानी चाहिए। अमेरिका जैसा बताया उन्होंने कि 4% जनसंख्या, 32% जो संक्रमित मरीज है विश्व के वो अमेरिका में है। आज 4% जनसंख्या है, लेकिन 1/4 मरने वाले, 2 लाख से जरा सा ऊपर लोग विश्व भर में मरे हैं, और 50,000 यानी 1/4 लोग अमेरिका में मर गए हैं। जो परिस्थितियां हैं, ट्रंप का आपने जिक्र किया कि कई बार उलझुल बातें कर देते हैं, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन से लेकर उन्होंने कैसे डिसइंफेक्टेंट का इंजेक्शन दे दीजिए, ये सब कुछ कह दिया। उन्होंने एक वक्त पर यह भी कहा था लॉकडाउन लगाने पर कि जो कदम उठाया जाए वो बीमारी से ज्यादा खतरनाक ना हो, और ये कहकर उन्होंने लॉकडाउन को नकार दिया था एक वक्त पर। इतनी इंसानी जिंदगियां जाने के बाद अब लॉकडाउन ही उनकी भी सबसे बड़ी मजबूरी बन चुकी है। क्या ऐसे में नहीं माना जाए कि हिंदुस्तान की जनसंख्या वाले मुल्क में इतना बड़ा फैसला लेना वाकई एक ऐसा फैसला है जिसका लोहा सबको मानना पड़ेगा, आसान नहीं था? मनीषा जी। हाँ, मैं आपके सवाल का जो आखिरी वाक्य है उससे सहमत हूं, लेकिन आपने मेरे परिचय देते समय बताया कि मैं एक एकेडमिक हूं और रिसर्चर हूं, तो आपको मैं बताऊं एक रिसर्चर की हैसियत से कि जो समस्या है केवल समस्या के स्तर पर अमेरिका और भारत की तुलना बहुत अच्छी नहीं, इसलिए कि आप जानती हैं कि टेम्परेचर कैरेक्टरिस्टिक्स का बहुत बड़ा रोल है और एज कैरेक्टरिस्टिक्स पॉपुलेशन का बहुत बड़ा रोल है। लेकिन इन सभी को भी अगर दरकिनार किया जाए तो ये सत्य है कि अमेरिका में काफी देर तक लोग इस बात से झूलते रहे कि लॉकडाउन करना है कि नहीं करना है, और आज ट्रंप के पास जो एक कार्ड है वो लिबरेशनिस्ट का खेल खेल रहे हैं। और जिन राज्यों में रिपब्लिकन पार्टी, आपको पता है कि उनके चुनाव अभी कुछ ही महीने में आने वाले हैं, तो वो एक तरह से वो ये कह रहे हैं कि अब आप अपने, क्योंकि स्टेट्स में वो एक तरह से पॉलिटिकल तूफान मचा रहे हैं और कह रहे हैं कि आप लॉकडाउन का विरोध कीजिए। तो पॉलिटिकल स्तर पर आप जरूर तुलना कर सकती हैं, और वहां मैं कहूंगी कि ट्रंप जो है एक अजीब छोटे किस्म की राजनीति कर रहे हैं। कई बार फुट इन द माउथ डिजीज, जो नहीं बोलना चाहिए वो बोल जाते हैं, फिर अगले दिन कहते हैं ये तो मैं सरकाज़म में कह रहा था। लेकिन अमेरिका के बारे में भी कुछ अच्छी बातें हैं और कुछ अच्छी बातों का हमको ग्रहण करना चाहिए। वहां साइंस और टेक्नोलॉजी के जो डिबेट्स हैं, जॉन्स हॉपकिंस के डेटा आप रोज खुद भी इस्तेमाल करती हैं, वहां पे जिस तरह से वो, जैसे हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन पे ट्रंप चाहे कुछ भी कहते रहे, वहां के रिसर्चर्स को ये दम रहा है कि उन्होंने पेपर अब छाप दिया है कि इसके बारे में अभी हम फर्म रूप से हम नहीं कह सकते, लेकिन ये भी कह सकते हैं कि अगर बिना हम जांच परख के हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन देंगे तो उससे जान पर खतरा हो सकता है। तो एक तरह से ज्ञान की स्वायत्तता अमेरिका ने दर्ज की है। अपने संस्थाओं में जो दम है, कुओमो के जो न्यूयॉर्क के जो मेयर हैं उनके आप अगर देखें रोज जो आते हैं तो बखूबी समझेंगे कि ज्ञान का जो स्थान है और ज्ञान से परख जो संस्थाएं हैं, जैसे हम यहाँ 4 बजे शाम को देखते हैं अपने यहाँ कि आईसीएमआर के चीफ आते हैं, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पुणे की डिस्कशंस की जाती हैं, तो कहीं ना कहीं हमको भी ये समझना पड़ेगा कि भारत के हर राज्य में अब एक एम्स के स्तर का रिसर्च शोध संस्थान वाला हॉस्पिटल, केवल प्राइवेट हॉस्पिटल नहीं, शोध संस्थान वाला हॉस्पिटल, ट्रॉपिकल डिजीजेस पर रिसर्च करना, ये सब हमको अपना इंडिजिनस कैपेसिटी जो है बनानी पड़ेगी। और इसके लिए चाहे हमें कोई भी कुर्बानी कितना भी हमको देना पड़े, एज ए पब्लिक, एज ए सिटीजनरी योगदान करके और सरकार के जरिए हमको ये संस्थानों को खड़ा करना पड़ेगा। अंत में मैं ये कहूंगी कि ट्रंप से राजनीतिक स्तर पर अगर आप तुलना करते हैं तो नरेंद्र मोदी कहीं आगे हैं और जिम्मेवार हैं।
और खैर जो आपने ये बात कही रिसर्च पर और स्वास्थ्य व्यवस्था पर कितना खर्च और कितना दिमाग कितना झोंकना चाहिए हर मुल्क को, तो इस बार तो ये बीमारी सिखा जाएगा विश्व के तमाम मुल्कों को जो अब तक समझते थे कि स्वास्थ्य में बहुत कम एलोकेशन करके वो काम चला सकते हैं। इस बीमारी के बाद हर किसी की आंख जरा सी तो जरूर खुलेगी, कम से कम नागरिक उसे खोलने पर मजबूर करेंगे, ऐसी उम्मीद रखी जा सकती है। मैं आपके पास अब प्रदीप जी आना चाहती हूं। ये सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप वर्सेस मोदी नहीं है, ये एक ऐसा फैसला है जो भारत के मद्देनजर इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि मैं इस बात से सहमत नहीं हूं कि सिर्फ ये उम्र के ज्यादा लोग वहां पर थे या जो पॉपुलेशन का डेमोग्राफी है उसकी वजह से। आप ये भी देखिए कि भारत में धारावी जहां की जनसंख्या घनत्व का शायद कोई सानी नहीं है पूरे विश्व में। इसी भारत में ऐसे मजदूर हैं जो दिहाड़ी हैं, जिनकी रोजी रोटी रोज की चलनी है, जो अलग अलग राज्यों में रहते हैं। इन सब को देखते हुए भी इतने बड़े फैसले को लेना था, ये भी एक चुनौती है। आपको देखना पड़ेगा कि ऐसा नहीं है कि यूरोप और अमेरिका में ही तमाम चुनौतियां हैं, भारत में भी बहुत बड़ी चुनौतियां हैं। अगर हम देखें कि इस लड़ाई से लड़ना है तो धारावी में ही सिर्फ जनसंख्या घनत्व नहीं, पूरे हिंदुस्तान में देखिए, आज भी आप बाजार के अलग अलग जगहों की कहीं मंडियों की तस्वीरें देख लीजिए, आदमी ही आदमी दिखाई देता है। प्रदीप जी, इसमें सबसे बड़ी चीज है अपने को समझना होगा कि कोरोना वायरस आ कहां से रहा है और कैसे आ रहा है। तो ये सबको पता है कि ये विदेश से आ रहा है, तो विदेशी सीमाओं को लॉकडाउन करना सबसे पहले इंटरनेशनल 22 तारीख से वहां से ये सुनिश्चित हो गया कि कम से कम अब एक स्टॉप तो लगा। अब जितने लोग इंडिया के अंदर आ चुके हैं पिछले एक महीने में, 22 मार्च की बात करें, अब उनको संभालना जरूरी है। और ये जो लॉकडाउन का फैसला है, जैसे आपने बताया कि बहुत बड़ी संख्या में दिहाड़ी मजदूर हैं और वो रोज की मजदूरी और रोज से जो पैसा कमाएंगे उसके ऊपर उनका जीवन निर्भर करता है। इन सब बातों के चलते ही ये बहुत कड़ा फैसला था कि लॉकडाउन किया जाए। और जब उनको ये लगा कि एक ही चीज मैं कहूंगा कि जो उन्होंने 23 तारीख को 12 बजे रात से लॉकडाउन कर दिया घोषित, उसमें यदि एक केवल दे दिया जाता तो जितने ये विस्थापित मजदूर हैं जो अपने राज्य से दूसरे बड़े शहरों में आते हैं, मेरे ख्याल से उसका बहुत बड़ी संख्या अपनी अपनी जगह पहुंच पाने में कामयाब होती। लेकिन मैं फिर भी कहूंगा इनकी संख्या जो है इंडिया के अंदर 4.5 करोड़ के करीब है और उसका 5 से 10% जो है केवल तकलीफ और मुसीबतों में हैं। लेकिन जैसे मनीषा जी ने बताया और मैंने भी खुद बहुत से लोगों से बात की, उनका ये बिल्कुल मानना था कि हम तो जरूर तकलीफ में हैं, लेकिन हमारे जो 95% लोग हैं और जो पूरा का पूरा देश है, उनके हित में ये फैसला लिया गया, तो हम बिल्कुल इससे तवज्जो रखते हैं, हम इसके साथ खड़े हुए। हाँ, उनको परेशानी हुई और ये सब जानते हैं कि जब इतनी बड़ी महामारी और इतनी बड़ी समस्या आएगी, आप अपनी बॉडी में भी कोई ऑपरेशन करते हैं किसी सुधार को करने के लिए, तो आपको दर्द जरूर होता है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप ऑपरेशन ही ना करें। तो ये जो फैसला है जो ट्रंप नहीं ले पाए, मैं आपको बता दूं आज भी अमेरिका में पूर्ण लॉकडाउन नहीं है, अभी भी जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वो चल रहे हैं। उनका एक अलग सोच है, उनका एक अलग तरीका है, वो इकोनॉमी को सबसे बड़ा तवज्जो देते हैं। जैसे आप बताया कि नवंबर में इलेक्शन ड्यू है वहां पे, आने वाले नवंबर में, तो वो उन सब चीजों का भी ध्यान रख रहे हैं। सबसे बड़ी चीज जो सकारात्मकता है, आप मोदी जी की सकारात्मकता को देखिए कि सब लोग चीन के पीछे पड़े हुए हैं, अमेरिका भी पड़ा हुआ है। अब आप मोदी जी का देखिए या सरकार का देखिए कि कभी भी उन्होंने चीन की बात नहीं की। हाँ, चीन बिल्कुल गुनहगार है, ये सामने नजर आ रहा है, बट आज की डेट में जरूरी क्या है कि हम समस्या जो सामने खड़ी है उसको निपटाने की कोशिश करें, बजाय इसके कि चीन को क्या करना है और दूसरी जैसे बताया उजुल की बातों में समय व्यर्थ ना करें। तो ये जो मोदी जी का फैसला है ये बिल्कुल कड़क था और जो उन्होंने लेकिन सम्मान के साथ और बड़े आदर के साथ माफी मांगी मजदूरों से, बिल्कुल। हाँ, आशुतोष जी और संजय जी, आप दोनों की राय बिल्कुल अलग है, इसलिए इन दोनों को जरा दिखाइए और इन दोनों का सवाल लेते हैं। क्योंकि संजय जी आप कह रहे हैं कि एक एंजाइटी, एक फटीग लोगों में आ रहा है, लोग थक रहे हैं अब,
और लोग ये चाहते हैं कि अब एग्जिट प्लान के साथ सरकार आए। आशुतोष जी कहते हैं कि किसी हाल में लॉकडाउन अभी खत्म नहीं करना चाहिए अगर इंसानी जिंदगियों को हिंदुस्तान जैसे मुल्क में बचाना है तो। इधर कांग्रेस कहती है संजय जी की लॉकडाउन डिमोनेटाइजेशन की तरह है, आपने लोगों को ऐसा कर दिया। राहुल गांधी कहते हैं पॉज बटन है, जैसे छोड़िएगा तहलका हो जाएगा। इधर आशुतोष जी का ये कहना है कि नहीं, बहुत अच्छा फैसला है और इसी फैसले के दम पर हमें आगे बढ़ना है। आप अपनी दलील रखिए संजय जी, फिर सुनते हैं आशुतोष जी क्या कहते हैं। देखिए, गैलप बहुत बड़ी कंपनी है, गैलप के सर्वे पे मैं कोई प्रश्न चिन्ह उठाना नहीं चाहता, लेकिन जिस स्थिति में सर्वे हुआ होगा उस पर मुझे प्रश्न चिन्ह उठाना पड़ेगा। 83% लोग प्रधानमंत्री के कामकाज से खुश हैं, बिल्कुल खुश होंगे, लेकिन ये भी हमें समझना चाहिए कि इस स्थिति में सर्वे किनके बीच हो रहा है। अगर आप टेलीफोन से सर्वे कर रहे हैं, ईमेल से सर्वे कर रहे हैं, जिस माध्यम से सर्वे हो रहा है उसमें ये दिहाड़ी मजदूर जिसकी बड़ी संख्या हमें आनंद विहार के समय के पास देखने को मिली थी 24 और 25 और 26 तारीख की रात को, बिल्कुल इनके व्यूज इसमें नदारद हैं। और यही वजह है कि आपको 83 और 85% लोग प्रधानमंत्री के कामकाज से खुश दिखाई पड़ते हैं। अगर आप बात करें लॉकडाउन की तो उसका समर्थन कर रहे हैं। ये पूरा मुझे लगता है ये सारी की सारी नैरेटिव मिडिल क्लास, अब रिच क्लास के लिए, लेकिन जो पुअर हैं उसको बहुत नजरअंदाज किया गया है। और इस सर्वे में भी पुअर जो गरीब हैं उसके वॉइसेस को नजरअंदाज किया जा रहा है। इसी के लिए मुझे, जब मैं इन गरीबों से बात करता हूँ और खासकर अब मिडिल क्लास के बीच में भी मैं ये देखने लगा हूँ, अब बेचैनी बढ़ने लगी। अब लोग चाहते हैं, अब अप्रैल के महीने की जब तनख्वाह लोगों के बैंक अकाउंट में जाएगी और जब ये लोगों को एहसास होने लगा, प्रधानमंत्री कितना भी अपील कर लें तनख्वाहें ना काटी जाएं, लेकिन बड़ी बड़ी कंपनियों के लोगों की जो सैलरी जा रही है वहां भी 20-30% कट हो रहे हैं। और जब स्थिति आएगी, जब 30 और 31 तारीख 1 तारीख को ये जो हमारे घर में लोग जो काम करते हैं, जो मार्च के महीने के अंत में तो बहुत खुल करके लोगों ने समर्थन किया और उनको इस सर्वे में संजय जी, लेकिन ये भी है इस सर्वे में लोग ये भी कह रहे हैं कि अपने मानवाधिकार तक वो छोड़ने को तैयार है इस फैसले के लिए, क्योंकि उनको पता है, एहसास है कि यहाँ पर मौतें हो रही हैं, तो कुछ पैसे की अहमियत या कुछ पैसा छोड़ने के लिए वो तैयार है। ब्रेक का वक्त हो रहा है, आशुतोष जी का कमेंट जल्दी से ले लेते हैं। आशुतोष जी, वो तो एग्जिट प्लान की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं फटीग है और मजदूरों की राय शायद इसमें शामिल ना हुई हो, ऐसा संजय जी कह रहे हैं। देखिए, मैं तो गैलप पोल के उस पर किसी तरीके का कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगाता हूं, लेकिन मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं। उदाहरण यह है कि आपने जर्मनी का सुना होगा, इटली का सुना होगा, स्पेन का सुना, ब्रिटेन का सुना, अमेरिका का सुना। आपने क्या पोलैंड का सुना, चेक का सुना, स्लोवाकिया का सुना, हंगरी का सुना, बुडापेस्ट का सुना? नहीं सुना। इन देशों के अंदर भी कोरोना का संकट है, लेकिन इन देशों को और जो पश्चिमी यूरोप थे इनके बीच में एक समझ क्या थी? पूर्वी यूरोप के देशों को उनको इस बात का पूरा अंदाजा था कि उनके यहां जो मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है वो उतना मजबूत नहीं है, तो उनके पास एक ही ऑप्शन क्या कि फौरन लॉकडाउन लगाओ। उन्होंने आओ देखा न था, उन्होंने लॉकडाउन लगा दिया और लगाने का नतीजा यह है कि आज पूर्वी यूरोप की चिंता नहीं हो रही, ना उसके बारे में कोई बात कर रहा है। इटली के बारे में जो सक्षम देश थे, संपन्न देश थे और जिनको अपने देश के, अपने समाज के ऊपर बड़ा गर्व था कि हमें तो कुछ नहीं होगा। और सबसे ज्यादा कष्ट हुआ अमेरिका के अंदर, जिनको लगता था दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर है। तो अमेरिका को दिक्कत इसलिए हुई क्योंकि उनको घमंड था, भारत को अपनी कमजोरियों का अंदाज था। और मोदी जी की सबसे बड़ी तारीफ इसलिए करनी चाहिए क्योंकि उन्हें भारत समाज और देश और सरकार की कमजोरियों का पूरी तरीके से एहसास था। उनके दिमाग में दुविधा नहीं थी कि अगर हमने लॉकडाउन नहीं लगा, हमको सिर्फ अर्थव्यवस्था को ठीक करना है, तो फिर यहां भी वही स्थिति होती जो अमेरिका की स्थिति होती। तो अगर अपनी कमजोरियों को समझकर अगर रणनीति बनाने की मुझे तो लग रहा है कि आप आज डिसाइड नहीं कर पा रहे आशुतोष जी कि आप मोदी जी के प्रशंसक बन गए हैं आज आप, मुझे लग रहा है। मतलब यही होता है, मैं कई बार संतुलन नहीं समझ नहीं पाती हूँ। एक शो में आप आते हैं तो आप कहते हैं कि प्रोपोगेंडा होता है मोदी के पक्ष में, आज आप भी कह रहे हैं कि नहीं मोदी जी ने बड़ा सही फैसला लिया, 10 में से 10 मार्क्स आप दे रहे हैं, तो आपको भी डिकोड करने की। देखिए मैं नहीं, मुझे लगता है कि ये इनका हुनर है, ये उनका हुनर है, मैं तो इसको हुनर ही कहती हूँ कि कुछ कहना। ये अच्छी बात है, नहीं मैं कहता हूं ये अच्छी बात है, ये अच्छी बात है कि आदमी किसी पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर कोई आकलन ना करे। अगर आकलन करना है तो तथ्यों के आधार पे करना है, और सच और झूठ और सच और गलत क्या है इसको तथ्यों के आधार पे करना है, ना कि किसी पूर्वाग्रह से। मेरा मोदी जी से क्या लेना देना, क्या देना, वो मुझे क्या दे देंगे और मैं उनसे क्या पा जाऊंगा, तारीफ करने पर भी और आलोचना करने पर भी। तो मेरा मानना है कि जहां पे जो काम ठीक है उसकी तारीफ होनी चाहिए और जहां पे गलत है
तो गैलप के सर्वे में भारत सरकार की कोरोना के खिलाफ संकट में भारत की स्ट्रैटेजी को सबसे ज्यादा मार्क्स मिलते हैं। इसी पर आप चर्चा कर रहे थे। आइए आपको सीधे लिए चलते हैं। राजीव रंजन जी हमारे साथ जेडीयू के नेता बने हुए। राजीव जी, इस कोरोना काल ने तो आशुतोष जी जैसे विरोधियों को भी प्रधानमंत्री का प्रशंसक बना दिया है। आशुतोष जी एक पत्रकार रहे हैं और एक पत्रकार के रूप में निश्चित तौर पर तथ्यों के आधार पर उन्होंने कहा भी कि वो आकलन करते हैं और जो ताजा विश्लेषण है मैं मानता हूं कि उन्हें भी ऐसा लगा है कि जो सर्वश्रेष्ठ प्रबंधन हो सकता था संसाधनों के अभाव और देश की जो वित्तीय सीमाएं हैं उसको देखते हुए वो प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में इस देश ने किया है। और कहीं ना कहीं देश ने नरेंद्र मोदी जी के आह्वान और उनकी आवाज के साथ खड़े होकर जो एकजुटता जाहिर की है उससे भी इस पूरे अभियान की ताकत ज्यादा कारगर तरीके से दुनिया ने महसूस की है। और मैं मानता हूं ये लॉकडाउन ही इस महामारी से इस देश को बचा पाएगा और इसको बेहतर तरीके से अक्षरशः पालन करके ही हम इस मुश्किल वक्त में हिंदुस्तान को तबाही से बचा सकते हैं। मनीषा प्रियम जी, अभी आगे जो वक्त आने वाला है वो बहुत क्रिटिकल होगा, क्योंकि अभी तक तो ठीक है लोग मेंटली प्रिपेयर्ड थे 3 मई से, लेकिन 3 मई के आगे अगर सरकार एक्सटेंड करती है खासतौर पर हॉटस्पॉट्स में या कई जगहों पर अलग अलग जोन बनाकर, तब शायद उस अंदाज का जिसमें मोदी अपने देश से बात करते हैं सबसे बड़ा इम्तिहान होगा। देखिए, ये चुनौती के स्तर 2 हैं। कुछ तो सरकार की चुनौती है, लेकिन ज्यादातर चुनौती वास्तव में समाज की है। और मेरे पास कई लोगों ने कहा लेबर की आवाज नहीं है। कम से कम 15 जिलों में पूर्वी उत्तर प्रदेश में और बिहार में कई फोन सर्वेज मैंने किए। वो लोग जो कि लेबर थे, यहां से पैदल गए, बसों में गए और क्वारंटाइन सेंटर्स में थे, तब बात की। तो सबसे बड़ी चिंता यह है कि जो पोस्ट लॉकडाउन जो समाज उभरेगा, उस समाज में तब भी एक अननोन वायरस जिसको कि कहते हैं पेशेंट 31, जो कि कोई भी हो सकता है और कहीं भी हो सकता है, उसको हम कैसे डील करें, इसको समाज को स्वीकारना होगा। आज भी मुझे पता चलता है कि अमुक जगह सब्जी का बाजार लगा और वहां सोशल डिस्टेंसिंग मानने के लिए लोग तैयार नहीं थे। तो गांव में कई जो छोटे शहर हैं और संक्रमण, अब देखिए एक भी पेशेंट 10 भी, हमारा नंबर कम है, ये कोई रेस नहीं है कि हमको कम है वहां ज्यादा है, वहां 6000 है यहाँ 10 है। वुहान में तो बहुत था, वहां संभाल लिया, लेकिन सिंगापुर में जहां की कम था वहां के वर्कर्स डॉर्मेट्रीज में फैल गया। तो इस हाँ, नहीं, इस महामारी में वक्त की बहुत कमी है। मुझे आप सबका धन्यवाद करना पड़ेगा। इस महामारी में एक दिन भी जैसे एक पूरे जीवन काल के बराबर होता है। जरा सा मामला एक जगह पर बिगड़ा, बेतहाशा रफ्तार से ये बीमारी फैल सकती है और हिंदुस्तान के लिए बहुत बड़ी चुनौती बन सकती है। सबको समझना होगा कि मिलकर लड़ना है, हम जीतेंगे और सिकंदर वही कहलाएगा जो आखिरकार इस जंग को जीतेगा। देखते रहिए आज तक।